दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं संजीत सिंह राठौर आप सभी का राठौर वर्ल्ड की दुनिया में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज हमारा टॉपिक प्रत्यय है, जिसे अंग्रेजी में हम सफिक्स भी कहते हैं। मित्रों, प्रत्यय के विषय में अगर मैं कहूं तो ये प्रत्यय जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना। प्रत्यय की संधि की जाएगी तो इसमें यण संधि होगी, और इसमें कैसे यण संधि होगी ये आप पीछे जाकर वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, संधि के वीडियो में आप देख सकते हैं। तो इसकी संधि होगी प्रति प्लस अय। प्रत्यय की संधि होगी प्रति जोड़ अय, और ये प्रत्यय में यण संधि होगी। मित्रों, प्रति का अर्थ जो है, प्रति का, इस प्रति शब्द का अर्थ है साथ में। साथ में, ये ध्यान रहे, पर बाद में। साथ में पर बाद में किसका अर्थ है? इस प्रति का अर्थ है, प्रति का अर्थ क्या है? साथ में पर बाद में। और अय शब्द का अर्थ है चलने वाला। चलने वाला किसका अर्थ है? अय का। अर्थात प्रत्यय का अर्थ जो हुआ, शब्द अर्थ जो हुआ, अंत में चलने वाला। अंत में, साथ में पर बाद में, इसका मतलब क्या हुआ? अंत में। साथ में पर बाद में को ही क्या कहा जा सकता है? अंत में। और ये क्या है? चलने वाला। अर्थात वह शब्दांश, यह शब्द नहीं है, यह शब्दांश है। उपसर्ग और प्रत्यय ये दोनों ही शब्दांश हैं। उपसर्ग जो मूल शब्द के पहले आता है, और प्रत्यय जो मूल शब्द के बाद में प्रयोग होगा, क्योंकि अंत में साथ में चलने वाला ये शब्दांश है। मैंने उपसर्ग की डिटेलिंग किसमें कर रखी है? इससे पीछे वाले वीडियो में। और वर्ण व्यवस्था से लेकर संधि, समास और अलंकार तक के वीडियोज, करीब 17-18 वीडियोज हमने डाल रखे हैं। राठौर वर्ल्ड में प्लेलिस्ट बन चुका है, और आप प्लेलिस्ट में जाइए, सर्च करिए, और वहां पर आपको सारे वीडियोज क्रम वाइज दिखाई देंगे, जिसमें एक वीडियो उपसर्ग का भी होगा। और उपसर्ग और प्रत्यय का बड़ा ही आपस में संबंध है, अंतर फर्क भी है। तो आज हम चर्चा प्रत्यय की कर रहे हैं। पीछे की वीडियो आप प्लेलिस्ट में उपसर्ग को देख सकते हैं। तो यह शब्दांश के अंत में लगने वाला क्या है? शब्द के अंत में लगने वाला शब्दांश है। तो इसको अगर मैं परिभाषित करूं तो क्या होगा? इस शब्द के तोड़ने के बाद जो परिभाषा आई, क्या आई सर? वह शब्दांश जो मूल शब्द के, ये मैं बार बार मूल शब्द पर जोर देता हूं, मूल शब्द का संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय में बहुत कुछ लेना देना है। और जब तक आप मूल शब्द को नहीं समझ सकते, तब तक आप इन टर्म्स को समझने में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। रूट वर्ड, इस मूल शब्द को ही सर बोला जाता है क्या? रूट वर्ड। आपको रूट वर्ड को समझना होगा। यह शब्दांश, वह शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में आकर या जुड़कर आकर उसके अर्थ को विशेष बनाता है, या अर्थ में क्या ला देता है? अर्थ में परिवर्तन ला देता है। परिवर्तन लाता है। क्लियर सर? यह वह शब्दांश प्रत्यय जो मूल शब्द के पहले नहीं, पहले आएगा तो उपसर्ग होगा, और अंत में जाएगा तो प्रत्यय होगा। मूल शब्द के अंत में आकर उसके अर्थ में परिवर्तन आता है, क्योंकि इसका शाब्दिक अर्थ तोड़ने पर प्रति का मतलब अंत में, साथ में, पर बाद में, और अय का मतलब चलने वाला होता है। यही कारण है कि प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है और उपसर्ग शब्द के पहले लगता है। ओके, ये थी क्या परिभाषा? किसकी? प्रत्यय की ये परिभाषा थी। ओके, अब इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि अब मैं प्रत्यय से रिलेटेड कुछ मुख्य बातें आपको बताने चल रहा हूं। क्लियर? तो चलो
अब हम लोग प्रत्यय से रिलेटेड मेन पॉइंट्स को, मुख्य बिंदुओं को, जो आपको समझने के लिए भी और आपके एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही मायने रखता है। थोड़ा सा हल्का सा डीप में जाऊंगा, गोता तो लगाना पड़ेगा ना। अगर सागर से मोतियों को प्राप्त करना है तो सागर में कूदने से कब तक बचोगे, कूदना तो पड़ेगा। तो हम चलते हैं जरा इसकी गहराई में। तो इसके विषय में मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहता हूं, मुख्य बिंदु। और मुख्य बिंदु में मैं बताना चाहता हूं कि पहला पॉइंट तो समझ ही गए होंगे कि यह शब्द की कहां लगता है, अंत में लगता है। पहला पॉइंट मैं फिर से लिख दे रहा हूं, यह शब्द के कहां आता है, अंत में जुड़ता है, अंत में जुड़ता या लगता है। ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट सर, प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होता, इसका अर्थ नहीं होता है, इसका अर्थ नहीं होता है, तथा यह एक अविकारी पद है, यह एक अविकारी पद है। अविकारी पद का मतलब जिस पर लिंग, वचन और कारक का प्रभाव न पड़े, अविकारी पद है। अब जरा मैं 1 मिनट का टाइम देके यहां पर एक रिलेशन उपसर्ग और प्रत्यय में दिखाना चाहता हूं कि उपसर्ग का इसका अर्थ नहीं होता तथा यह एक अविकारी पद है। उपसर्ग भी अविकारी पद है, उस पर भी लिंग, वचन, कारक का प्रभाव नहीं पड़ता, और प्रत्यय भी अविकारी पद है। लेकिन उपसर्ग और प्रत्यय में पहला अंतर तो यह है कि उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में। परंतु क्या दूसरा अंतर आप जानते हैं? दूसरा अंतर यह है कि उपसर्ग का अर्थ तो नहीं होता मगर उसका भावार्थ होता है। उपसर्ग का अर्थ नहीं होता परंतु भावार्थ होता है, लेकिन प्रत्यय का न ही अर्थ होता है और न ही भावार्थ होता है। जैसे आपने कहा अत्यधिक, तो अत्यधिक में अति उपसर्ग था और अति का मतलब से ज्यादा, उसका भावार्थ है से ज्यादा। तो वहां पर अति का मतलब है, लेकिन अगर मैंने लिखा, क्या लिखा, एक शब्द लिखा झगड़ालू, क्या लिखा, झगड़ालू। तो झगड़ालू शब्द लिखा, तो अगर मैं इनको अलग अलग करूं तो शब्द क्या आएंगे, क्या शब्द आएगा, मूल शब्द क्या आएगा, झगड़ा। मूल शब्द क्या आएगा, झगड़ा, जिसमें प्रत्यय क्या लगा है, आलू। झगड़ा प्लस आलू। तो झगड़ा का तो अर्थ है भाई, ये शब्द है, लेकिन इसमें जो ये शब्दांश आलू आया है इसका कोई अर्थ नहीं है। आलू का ना अर्थ है और न ही भावार्थ है। अब अगर लड़का कोनो जिद कर दे, ए गुरुजी आलू का तो अर्थ होता है, आलू में पोटैटो को आलू कहते, तो हम यहाँ पोटैटो और टमाटो की बात नहीं कर रहे हैं, उस सब्जी वाला आलू नहीं है भाई। ये आलू प्रत्यय है जिसका कोई भी अर्थ नहीं है और न ही भावार्थ है। तो उपसर्ग का भावार्थ होता है परंतु प्रत्यय का मित्रों भावार्थ नहीं होता, ये ध्यान रहे। और प्रत्यय ये आपने देखा ना, ये उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर था। तो ये दूसरा पॉइंट हुआ, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये ध्यान में रहे, प्रत्यय के विषय में इसका तीसरा पॉइंट क्या होना चाहिए कि इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता, इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता, स्वतंत्र रूप से नहीं होता। मतलब समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता, परंतु उपसर्गों का, बहुत सारे उपसर्गों का प्रयोग आप स्वतंत्र रूप से कर सकते हो, परंतु किसी भी प्रत्यय का प्रयोग आप स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते। एक अकेला प्रत्यय किसी भी शब्द का निर्माण कर ही नहीं सकता। क्लियर? ये 2-3 बातें आपको ध्यान रखना होगा। प्रत्यय के विषय में यह शब्द के अंत में लगता है, इसका अर्थ नहीं होता तथा यह एक अविकारी पद है और इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता। अब ये जो वाला आलू है ना, झगड़ालू में आलू, पियक्कड़ में जो अक्कड़ है उसका आप कहीं भी स्वतंत्र रूप से शब्द प्रयोग नहीं कर सकते। तो ये 3 पॉइंट्स आप ध्यान में रखेंगे
और फटाक से 10 सेकंड के अंदर आप स्क्रीनशॉट लेंगे और अब हम प्रत्ययों के प्रकार की चर्चा करेंगे। तो ये मुख्य बिंदु थे किसके विषय में, प्रत्यय के विषय में। कल पूछ दे कि इनमें से किसका स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, तो उसका उत्तर उपसर्ग नहीं होगा, उसका उत्तर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, प्रत्यय होगा। मैटर आप समझ गए। तो चलो अब हम प्रत्ययों के स्वरूप की चर्चा करते हैं। मित्रों, प्रत्यय दो प्रकार का होता है। प्रत्यय दो प्रकार का होता है। एक प्रत्यय का नाम है, एक प्रत्यय होता है कृत प्रत्यय, नाम है कृत प्रत्यय, और जो दूसरा प्रत्यय होता है उसका नाम है तद्धित प्रत्यय। एक है कृत और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। प्रत्यय कल पूछे प्रत्यय के कितने प्रकार हैं, तो आप उत्तर क्या देंगे, सर दो प्रकार हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। क्लियर। अब इनकी हम चर्चा करते हैं। कृत ये कृत प्रत्यय और वो तद्धित प्रत्यय। अब ध्यान दें कि कृत प्रत्ययों से जो शब्द बनते हैं, कृत प्रत्ययों से जो शब्द बनते हैं उन्हें कृदंत कहते हैं, और जो तद्धित प्रत्ययों से शब्द बनते हैं उन्हें तद्धिदांत शब्द कहते हैं। कृत प्रत्ययों से बनने वाले शब्द ये कृदंत और तद्धित प्रत्ययों से बनने वाले शब्द तद्धितांत कहलाते हैं। उनको मैं बताऊंगा, थोड़ा सा इसकी चर्चा कर लूं। देखो, कृत जो शब्द कृत है इसमें मूल शब्द क्री है, क्री, और क्री एक संस्कृत की धातु है, और क्री का मतलब होता है करना। क्री का मतलब क्या होता है, करना, और क्रिया की उत्पत्ति क्री धातु से ही हुई है। शब्द क्रिया की उत्पत्ति क्री से हुई और वो यहां पर है ये कृत है, अर्थात जो क्रिया में इत हो, जो क्रिया में अंत हो वह कृदंत कहलाता है, वह कृत प्रत्यय कहलाता है। अर्थात इसके विषय में क्या लिख सकते हैं कि यह सदैव क्रिया के किसके, क्रिया के मूल रूप ये ध्यान रहे, क्रिया के मूल रूप जिसे जानते हैं क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। धातु क्रिया के मूल रूप अर्थात धातु के अंत में लगता है, अंत में लगता है। दिमाग में रहे, ये क्रिया में नहीं लगता, क्रिया के मूल रूप में लगता है। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु। इसकी डिटेलिंग क्रिया नामक टॉपिक में होगी। धातु के अंत में लगता है। जैसे ध्यान दो, हमने एक क्रिया लिया, हमने क्या लिया, एक क्रिया लिया, पढ़ना। क्रिया लिया पढ़ना, तो पढ़ना में मूल शब्द क्या है, पढ़ है। क्या है, पढ़। एक बात जानिए कि प्रत्येक क्रिया के अंत में एक प्रत्यय लगा है और उस प्रत्यय का नाम क्या है, ना है, ना। जैसे पढ़ना, लिखना, हंसना, रोना, खेलना, कूदना, जागना, पीटना, जो भी कहोगे, सारी क्रियाओं के अंत में, कल पूछे कि क्रिया के अंत में कौन सा प्रत्यय मिलता है, तो वह प्रत्यय क्या है, ना है। और पढ़ना में मूल शब्द अर्थात धातु क्या है, पढ़ है। पढ़ क्या है, धातु है। इस धातु में मैंने एक प्रत्यय जोड़ा, प्रत्यय जोड़ा आई। क्या जोड़ा, आई। तो शब्द जो बना, नया शब्द जो बना, क्या बना, पढ़ाई। क्या बना सर, पढ़ाई। पढ़ाई बना, यानी पढ़ना में पढ़ मूल धातु है और इसमें मैंने आई प्रत्यय जोड़ा तो बना क्या, पढ़ाई। वैसे ही अगर मैं लिखना में जोड़ूं तो लिखना में अगर एक ले लो, अगर मैंने लिखना यहां पर क्रिया लिया, लिखना, तो पहले इसमें मूल शब्द बताओ भैया, तो मूल शब्द क्या होगा, लिख। लिख, और इसमें मैंने एक प्रत्यय जोड़ा ना, एक मैं लिख में क्या जोड़ा, प्रत्यय जोड़ा। तो प्रत्यय अगर मैं जोड़ूं, लिखावट, आपने सुना होगा आवट, आवट, एक प्रत्यय जोड़ा तो ये शब्द क्या बन गया, लिखावट। लिखावट एक नया शब्द बना, बिकॉज लिखना एक क्रिया है और लिखावट एक संज्ञा शब्द है, एक संज्ञा शब्द है। पढ़ना एक क्रिया है और पढ़ाई एक संज्ञा शब्द, भाववाचक संज्ञा है। क्लियर कट। तो एक चीज तो कॉमन आया कि कृदंत से बनने वाला शब्द भी, क्रिया के अंत में जुड़ने के, प्रत्यय जुड़ने के उपरांत बनने वाला शब्द भी
या तो संज्ञा होगा और या तो विशेषण ही होगा, वह क्रिया या अन्य पद नहीं हो सकता। अर्थात प्रत्ययों के निर्माण से बनने वाले शब्द या तो संज्ञा होते हैं और या तो विशेषण होते हैं। ये मैं नोट कराऊंगा, ठीक है। अब हम चर्चा करने किसकी चल रहे हैं? तद्धित की। तो आपने कृत प्रत्यय समझा होगा कि जो क्रिया के अंत में प्रत्यय आता है उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। अब तद्धित की बात करें तो तद्धित का मतलब कि क्रिया को छोड़कर, तो क्रिया को छोड़कर कौन कौन है भैया? इन जिनमें प्रत्यय लगता है संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय, अव्यय के अंत में लगने वाले प्रत्यय, ठीक है, क्या कहलाते हैं? तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा अव्यय के अंत में लगेंगे, मित्र उन्हें आंख मूंद के मारना कि वो क्या है? तद्धित प्रत्यय है। और 4 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर मैं आपको जब इसका एक्सरसाइज कराऊंगा, गारंटी है, चैलेंज है कि आप चुटकी बजा के पकड़ लोगे कौन कृदंत है और कौन तद्धित है, ठीक है। तो इसके लिए एकदम चिंता नहीं, चिंता लेने का नहीं, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। और अपना टेंशन मेरे पे छोड़ दो, क्योंकि आप भी जानते हो कि आपकी सफलता के लिए मैं वो हर कोशिश करूंगा जो मुझसे पॉसिबल है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी सफलता आपके साथ है और आपकी सफलता मेरे साथ है, अर्थात राठौर वर्ल्ड के साथ है, ठीक है। तो ये है तद्धित प्रत्यय। जैसे एग्जाम्पल ले रहा हूं, समझना। एग्जाम्पल में मैंने लिया एक शब्द बूढ़ा, क्या लिया? बूढ़ा, बूढ़ा ले लिया। फिर मैं और भी संज्ञा शब्द ले रहा हूं, जैसे ये सुंदर एक विशेषण शब्द है, तो बूढ़ा से अगर मैंने इसमें प्रत्यय जोड़ा, प्रत्यय का नाम पा, तो वो शब्द बनने वाला क्या है? बुढ़ापा, ये बुढ़ापा। और सुंदर में मैंने य प्रत्यय जोड़ा, इसकी कहानी बताऊंगा, य की प्रत्यय बताऊंगा कहानी, तो शब्द बनेगा सौंदर्य। क्या बनेगा? सौंदर्य। और ये दोनों के दोनों कौन से प्रत्यय कहलाएंगे? तद्धित प्रत्यय कहलाएंगे, तद्धितांत शब्द कहलाएंगे, बिकॉज इनका अंत किससे हुआ है? संज्ञा या विशेषण से हुआ। तो संज्ञा, सर्वनाम और अव्यय, विशेषण और अव्यय के अंत में आने वाले प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं, जबकि क्रिया के मूल रूप अर्थात धातु के अंत में आने वाले प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। तो ये दिमाग में आपके बातें रहेंगी कि नहीं रहेंगी? रहनी चाहिए। अब देखो कुछ पॉइंट्स में बता दूं, आपने अंतर तो समझ लिया। अंतर क्या है कि एक प्रत्यय क्रिया के अंत में आता है और दूसरा प्रत्यय किसके अंत में आता है? संज्ञा के अंत में आता है। अब इनमें मैं एक समानता बताता हूं। क्या बताता हूं? कृदंत, ये कृत अथवा तद्धित प्रत्यय से बनने वाले शब्द सदैव संज्ञा या विशेषण होते हैं, ये दिमाग में रहे, विशेषण होते हैं, क्लियर? विशेषण होते हैं। कृत अथवा तद्धित प्रत्यय से बनने वाले शब्द सदैव संज्ञा या विशेषण होंगे, अर्थात प्रत्ययों से बनने वाले शब्द या तो संज्ञा होंगे और या तो विशेषण होंगे, क्लियर? अब कब संज्ञा कब विशेषण, ये चेक मशीन लगेगी जब मैं संज्ञा को पढ़ाऊंगा और विशेषण को पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप लोगों ने तद्धित और कृदंत को समझा होगा। और मैंने कहा ना कि तद्धित से अंत करने वाले शब्द, ये तद्धितांत और कृत से अंत करने वाले शब्द कृदंत कहलाते हैं, यानी इन प्रत्ययों से बनने वाले शब्द क्या कहलाते हैं?
कृदंत शब्द और इन से अंत करने वाले शब्द, किससे? तद्धित से अंत करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तद्धितांत। क्या कहलाते हैं? तद्धितांत। ये दिमाग में रहे, तद्धितांत। तो ये बुढ़ापा और सौंदर्य, ये कौन से शब्द हुए? ये तद्धितांत हुए, तद्धितांत हुए। ठीक है, ये तद्धितांत हुए। और ये पढ़ाई और लिखावट, ये कौन से शब्द हुए? ये कृदंत शब्द हुए, ये कृदंत शब्द हुए। क्लियर? तो ये कहानी थी तद्धित और कृदंत की कुछ एग्जांपल्स के द्वारा हम अभी आपको क्लियरफाई करने चल रहे हैं कौन तद्धितांत है और कौन कृदंत है। तो चलिए अब हम उदाहरणों के सहारे आपको बताएंगे कि कौन मूल शब्द है। मूल शब्द क्या होता है? तद्धित प्रत्यय कौन है, कौन कृत प्रत्यय है, और कृत प्रत्ययों से बने हुए कौन कृदंत शब्द हैं, और तद्धित प्रत्ययों से बने हुए कौन तद्धितांत शब्द हैं। इन उदाहरणों के सहारे मैं आपसे एक्सरसाइज कराने चल रहा हूं, समझने और समझाने की कोशिश करने चल रहा हूं। तो जरा ध्यान से देखना भाई। अगर देखूं तो एक नया ये शब्द क्या है? भूखा शब्द, भूखा, जिसमें मूल शब्द भूख है, भूख। और भूख क्या है? एक संज्ञा शब्द है। भूख एक संज्ञा शब्द है और आ लगा है प्रत्यय। तो संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण या अव्यय में लगने वाले शब्द तद्धितांत कहलाएंगे और उनमें प्रयोग होने वाला प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाएगा। ये शर्त है। और क्रिया के मूल रूप अर्थात धातु के अंत में लगने वाले शब्द कृदंत शब्द और वे प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाए जाने चाहिए। दिस इज द रूल ऑफ सफिक्स। क्लियर? तो इसी के ऊपर हम चलते हैं। तो जब भूख संज्ञा है और आ प्रत्यय लगा तो भूखा शब्द बना, तो यह शब्द क्या है? तद्धितांत शब्द है और यह प्रत्यय तद्धित प्रत्यय है। और ये शब्द संज्ञा शब्द है। यह संज्ञा शब्द, ये तद्धित प्रत्यय और ये तद्धितांत शब्द हुआ। अगर रसोई की बात करो तो रसोई भी संज्ञा है और इया प्रत्यय लगा बना रसोईया, तो रसोईया तद्धितांत शब्द, इया तद्धित प्रत्यय और रसोई संज्ञा शब्द। जहर, जहर भी संज्ञा शब्द है। इला प्रत्यय लगा बना जहरीला, तो जहरीला शब्द विशेषण बना। पहले ही शर्त रखा गया है कि तद्धित और कृदंत से बनने वाले शब्द सदैव या तो संज्ञा या तो विशेषण होंगे। ये बहुत बड़ा राम मात्रिक है। तो जहर संज्ञा और इला प्रत्यय लगा तो जहरीला विशेषण पद है और यह तद्धितांत कहलाएगा, तद्धितांत शब्द, क्योंकि यह किसमें जुड़ा हुआ है? ये संज्ञा शब्द से बना हुआ इला प्रत्यय तद्धित प्रत्यय और ये तद्धितांत शब्द हुआ। अगर खेवैया की बात करूं, खेवैया, तो खेवैया में प्रत्यय क्या लगा? वैया। खेवैया में प्रत्यय है वैया, लेकिन मूल शब्द क्या है? खे। और खे में जैसे ही ना ठोकोगे तो बनेगी क्रिया खेना, और प्रत्येक क्रिया का यानी धातु का अंत ना में होता है। तो खेना से बनने वाला, खे से बनने वाला शब्द खेवैया है और खेना एक क्रिया है जिसका मूल रूप खे है। तो यह फिर क्या हो गया? क्रिया में लगा प्रत्यय वैया, तो वैया कृदंत प्रत्यय, कृत प्रत्यय हुआ, कृत प्रत्यय, और खेवैया कृदंत शब्द हुआ, कृदंत शब्द हुआ। लिख, लिखना का मूल शब्द है और लिखना क्रिया है, इसलिए लिखना यानी कि लिख में लगने वाला प्रत्यय आई, कौन सा प्रत्यय? कृत प्रत्यय, और ये शब्द कृदंत कहलाएगा। घूमना, घूमना का मूल शब्द घूम है और घूम में अक्कर लगा तो बना घुमक्कर, जो विशेषण पद है। अर्थात यह घूमना क्रिया में लगने वाला अक्कर प्रत्यय कृत प्रत्यय और ये शब्द कहलाएगा कृदंत शब्द। लड़ना का मूल शब्द लड़ है, ऐत लगा तो बना लड़ैत, तो ये लड़ना क्रिया और क्रिया में प्रत्यय लगा ऐत, तो ये कहलाएगा कृत प्रत्यय और ये शब्द कहलाएगा कृदंत शब्द। अब आए लठ, लाठी, लाठी, लठ में लगा प्रत्यय ऐत, और लठ क्या है? संज्ञा शब्द। राजस्थान में लठ कहते हैं, ब्रज में लठमार होली होती है, हमारे बिहार में लाठी बोलते हैं भैया। और लठ, लठ में ऐत लगा, लठ संज्ञा शब्द है, ऐत प्रत्यय लगा तो लठैत बना, तो लठैत तद्धितांत है, यह कृदंत नहीं है, तद्धितांत है। क्यों? क्योंकि संज्ञा में प्रत्यय ऐत लगने से लठैत बना, तो लठैत में ऐत
तद्धित प्रत्यय लठ मूल शब्द और लठैत तद्धितांत शब्द हुआ। अन्य उदाहरणों की बात करते हैं। अपनापन, अपनापन में अपना शब्द क्रिया नहीं है, अपना शब्द क्रिया नहीं है, तो बोला तब क्या है, तो ये विशेषण शब्द है। ये क्या है, विशेषण शब्द है। तो अपना में पन लगा तो बना अपनापन। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय में लगने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय होते हैं और उनसे बनने वाले शब्द तद्धितांत होते हैं। ये बार बार मैं बोल रहा हूं, जबकि क्रिया में के अंत में लगने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय और उनसे बने हुए शब्द कृदंत कहलाते हैं। तो बोला अपना प्लस पन, तो सर ये पन हुआ क्या, तद्धित प्रत्यय, और शब्द अपनापन तद्धितांत हुआ। कोठा, कोठा समझ रहे हैं ना, देशज शब्द है। कोठा हो गांव में बांस वाला कोठा, तो कोठा में री लगा तो कोठारी, तो कोठा संज्ञा है, री प्रत्यय तो री तद्धित प्रत्यय और ये तद्धितांत। धुंध, 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 ठंडी के टाइम में धुंध दिखाई देता है, तो धुंध संज्ञा पद ला लगा, प्रत्यय तो धुंधला शब्द बना, तो धुंधला तद्धितांत हुआ। क्यों, क्योंकि धुंध संज्ञा है और संज्ञा में ला प्रत्यय तद्धित प्रत्यय ला लगा, तो धुंधला बना। चाम, चाम में ओटा लगा, तो चाम संज्ञा पद है, ओटा तब क्या हो जाएगा, तद्धित प्रत्यय, और ये चमोटा, चाम से बनने वाला चमोटा तद्धितांत हो जाएगा। फिर क्या बोला, काजर, काजर समझ रहे हैं ना, काजर देशज है, काजर, काजल तत्सम, तो बोला काजर में औटा लगा, औटा, औटा तो कजरौटा, कजरौटा, तो काजर क्या है, संज्ञा पद है, इसमें लगा औटा, तो ये तद्धित प्रत्यय और ये तद्धितांत शब्द हुआ। बोला काट में हा लगा, काटना, अगर काट में ना जोड़ेंगे तो काटना हो जाएगा ना, तो क्रिया हो गई कि नहीं हो गई, तो क्रिया काटना का मूल रूप काट है, लगा हा तब बना कटहा, तब ये हो गया कृदंत शब्द, ये हुआ कृत प्रत्यय और ये हुई क्रिया का मूल रूप धातु। कौन सी क्रिया, काटना का। सूंघना का मूल रूप सूंघ, नी लगा तो बना सूंघनी, तो सूंघनी हो गया कृदंत, ये हो गया कृत प्रत्यय और ये हो गई क्रिया सूंघना का मूल रूप। छूटना का मूल रूप छूट, ई प्रत्यय लगा तो छुट्टी, तो छुट्टी कृदंत शब्द, ई कृत प्रत्यय और छूटना का मूल शब्द छूट, अर्थात ये धातु मूल शब्द है। खप, खपना, खपना सुने होंगे, खपाना सुने होंगे, तो खपना और खपना में से ना हटाएंगे तो खप आ जाएगा, तो खप में त लगा प्रत्यय तो खपत बना, तो ये कृदंत प्रत्यय, कृत प्रत्यय और ये कृदंत शब्द। बोला पूजा, पूजा संज्ञा शब्द है, पूजा संज्ञा शब्द है, एरी प्रत्यय लगा तो पुजेरी बना, तो पुजेरी क्या हो गया, तद्धितांत, और एरी हो गया तद्धित प्रत्यय और पूजा हो गई संज्ञा। तो दिमाग में क्लियर कंसेप्ट आया कि नहीं आया कि क्या होता है तद्धित और क्या होता है कृदंत। क्या बोला कि अगर क्रिया के अंत में जो प्रत्यय लग करके अगर शब्द का निर्माण करते हैं तो वे प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाएंगे। क्रिया के मूल रूप अर्थात धातु के अंत में जिसमें ना नहीं होता लगने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय और उनसे बने हुए शब्द कृदंत कहलाएंगे मित्रों। जबकि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय से बनने वाले, अव्यय में लगने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय और उनसे बनने वाले शब्द तद्धितांत शब्द कहलाएंगे। दूसरी बात हमने आपको दिखा दिया और बताया कि संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, क्रिया या विशेषण में प्रत्यय लगकर हर दशा में दो ही विकल्प खड़ा करता है, या तो वो संज्ञा होगा या तो वो सर्वनाम होगा। ये चीज आपने देखा। इसके अतिरिक्त और आपका मैं 5-7 मिनट मूल्यवान टाइम लूंगा और अपना ट्रिक यस के सिंह का देसन मसाला कुछ इंपॉर्टेंट प्रत्ययों पर दिखाऊंगा जो डायरेक्ट एग्जाम्स में आएंगे। तो चलो उन ट्रिक्स पे चलते हैं। मित्रों, मैंने अब कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चंस बन करके एग्जाम्स में आते हैं और आपको ये दिक्कत करेंगे, लेकिन इनका इलाज हम लोग करेंगे देशज मसाले के साथ। हमने यहाँ पर एक हेडिंग बनाई कि इक, य और आ प्रत्ययों का प्रयोग किसी शब्द में कैसे किया जाए। क्या बनाया, इक, य और आ का प्रयोग शब्दों में कैसे किया जाए। और एक मित्र, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, आप जरा ध्यान से देखिएगा, वर्तनी सुधार में ये जो मैं अभी ट्रिक बताने जा रहा हूं इसका बहुत ही बड़ा सहयोग होने जा रहा है, आप महसूस भी करेंगे। तो इन चीजों को समझने के लिए, इक और य और आ का प्रयोग समझने के लिए आपको पहले एक चीज मैं समझा रहा हूं, जरा समझिएगा।
इन तीनों का पहले तो आपस में बड़ा क्लोज रिलेशन है, बहुत क्लोज रिलेशन है। इनको समझने के लिए पहले मैं यहाँ कुछ स्वरों को लिख रहा हूँ, और वो स्वर कौन कौन मैं लिख रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा अ, आ, ई, उ, ए और ए, और यहाँ लिखा ओ और औ। मैंने इन स्वरों को लिखा, मैंने री को नहीं लिखा। ये 2, 4, 6, 8 और 10 स्वरों को मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। इनका क्या रोल है जरा देखो। कहता क्या है कि अगर किसी भी शब्द में, किसी भी मूल शब्द में मित्र अगर इक प्रत्यय लगाना हो, क्या प्रत्यय लगाना हो, इक प्रत्यय लगाना हो, तो उस समय अ जो है, अ या अ अथवा आ का प्रयोग अगर प्रथम वर्ण के रूप में हुआ है, अ अथवा आ का प्रयोग प्रथम वर्ण के रूप में हुआ है, तो अ या आ बदल जाएंगे। अ और आ का अगर प्रथम वर्ण के रूप में हुआ है प्रयोग, तो अ या आ बदलेंगे किस में मालूम, आ में बदल जाएंगे, आ में बदल जाएगा। यदि प्रथम वर्ण के रूप में, यदि प्रथम वर्ण के रूप में इनका प्रयोग हुआ हो, ई और ई का, तो ई और ई प्रथम वर्ण के रूप में ई या ई हो, अथवा ए या ऐ हो। ई और ए और ऐ का आपसी संबंध है, ए तालव्य है और ये कंठ तालव्य है। तो यदि प्रथम वर्ण ई अथवा ई, ए अथवा ऐ हो, तो ये दोनों ई या ई, ए या ऐ, यानी ये चारों वर्ण में से कोई भी वर्ण हो तो ये बदल जाएंगे मालूम किस में, ऐ में, ये बदलेंगे ऐ में। ठीक है। फिर कहता है कि यदि प्रथम वर्ण उ या ओ औ हो, उ या ओ औ हो, तो उ या ओ औ 100% बदलेंगे किसमें, औ में। किसमें बदलेंगे, औ में। इस बात का, इस फार्मूले का दिमाग में सेटिंग गेटिंग बना लेना। ठीक क्या, कि अगर किसी भी शब्द के अंत में प्रत्यय इक आ रहा है, इक, तो उस समय अ अथवा आ प्रथम वर्ण में है तो आ बनेगा, ई अथवा ई या ए अथवा ऐ हो तो ऐ में बदल जाएगा, उ या उ हो या ओ या औ हो तो वो औ में बदलना चाहिए। और इसका प्रयोग वर्तनी में और प्रत्यय युक्त शब्द से मूल शब्द निकालने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो इन बिंदुओं को ध्यान में आप रखना। और अब मैं प्रयोग धर्म पे चल रहा हूं। जैसे देखो यहां शब्द लिखा गया अंश, और अंश में प्रत्यय क्या लगाना है, इक। अंश में हम लोगों को प्रत्यय लगाना है इक। तो हम इक लगाने के साथ साथ देखेंगे कि पहला वर्ण क्या है। तो पहला वर्ण क्या है, अ। तो मैंने क्या कहा था कि इक प्रत्यय लगेगा तो पहला वर्ण यदि अ या आ हो तो अ अथवा आ किस में बदलेगा, आ में। तो पहले अ को बदल लो किस में, आ में। तो ये आ हो गया, ये आ हो गया। जो अब इक प्रत्यय है तो स में लगेगा, तो स किस में बदल जाएगा, सिक में। किस में बदला, सिक में। और ऊपर क्या बचा हुआ है, अनुस्वार। तो अनुस्वार लिख दिए तो नया शब्द क्या बना, आंशिक। कैसे बना समझ लो, क्योंकि इक प्रत्यय लगाओगे तो अ अथवा आ अगर प्रथम वर्ण है तो आ में बदलेगा, और अंश से बना शब्द आंशिक। कल बोलेगा आंशिक में मूल शब्द क्या है, तो अंश मत मारिएगा, ये इक लगा है तो ये अंश में बदल जाएगा। अब इस पे देखते हैं अनुपात। तो अनुपात में भी एक प्रत्यय लगाना है, तो इसका पहला वर्ण क्या है, अ है। अ है तो अ किस में कन्वर्ट करेगा, आ में। और शब्द क्या बन जाएगा, आ। अनुपात का इक लगाएंगे तो नुपातिक। तो क्या हो गया, नुपातिक। तो शब्द क्या बन गया, आनुपातिक। क्यों बना, क्योंकि इक प्रत्यय लगेगा, और यदि पहला वर्ण अ या आ है तो मित्र वो आ में ही बदलेगा, शब्द हुआ आनुपातिक। बोला परिवार में इक लगाइए, तो फिर प पे जाएंगे तो प का अंत किस में हो रहा है, अ में, अस्वर है। तो प किस में बदल जाएगा, पा में। और जो इक लगाया है, इक लगा के जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, पा री वा। र में इक जोड़ोगे तो पारिवारिक
हो गया कि नहीं हो गया? पारिवारिक। ठीक, समझ में आ रहा है ना भाई? क्या हो, देखा फिर शब्द आया इच्छा। इच्छा में इक प्रत्यय जोड़ना है, तो ये ई दिखा कि नहीं दिखा? तो पहला वर्ण यदि ई, ए या अ इन चारों में से कोई हो तो वो ए में बदलेगा। किसमें बदलेगा? ए में। तो ई होने से ई बदल गया ए में, और यहां जो बचा उसमें इक जोड़ोगे तो शब्द हो जाएगा ऐच्छिक। शब्द क्या हो जाएगा? ऐच्छिक। क्लियर? तो बोले ऐच्छिक में मूल शब्द क्या है? तो इक प्रत्यय दिखा तो खट से इसको ई में बदल दो, तो इच्छा मूल शब्द। वेद, वेद में पहला वर्ण में ए लगा है, तो यदि ए पहला वर्ण में क्या लगा है? ए, तो ये या अय भी अगर पहला वर्ण रहेगा तो किसमें बदलेगा? अय में। तो वे किसमें बदल गया? अय में। तो वय हो गया वय, और दो में इक जोड़ दो तो क्या हो गया? वैदिक है। वैदिक में मेल शब्द मूल शब्द वेद होगा। भूगोल में ऊ दिखा, पहला वर्ण ऊ दिखा, तो ऊ या ओ औ दिखे तो पहले वर्ण यानी ऊ या ओ औ को किसमें बदलना है? औ में। तो भू बदल जाएगा औ में, तो भव हो जाएगा। तो शब्द क्या हो गया? भव। और इसके बाद छाप दो गो, अल्लाह में इक जोड़ा तो गोलिक, तो भौगोलिक हो गया कि नहीं हो गया भाई? कितना आसान है वो, ई के सिंह का मसाला है गुरु। फिर बोला विज्ञान, तो ई मिला, तो ई किसमें बदलेगा? अय में। तो क्या बदल गया? अय में तो वय हो गया, और ज्ञान में इक जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? ज्ञानिक। तो वैज्ञानिक हो गया कि नहीं भाई? हो गया ना? कितना आसान। विधान, ई है तो ई किसमें बदल जाएगा? अय में। तो क्या हो जाएगा? वय। और धा, अन्नों में इक जोड़ दोगे तो निक, तो वैधानिक बन गया कि नहीं बन गया? कितना आसान है। वैधानिक हो गया कि नहीं हो गया? तो ये इक का प्रयोग करने का फार्मूला था। मूल शब्द और वाक्य शब्द शुद्धिकरण में बहुत तगड़ा प्रयोग है। अब हम लोग आते हैं कि यदि किसी शब्द में य प्रत्यय का प्रयोग किया जाए तो क्या होगा? तो य प्रयोग करते समय में भी इन सिद्धांतों को फॉलो करना। इन सिद्धांतों को फॉलो करते हुए करना क्या है कि ये जो त है पूर्ण व्यंजन को अर्ध व्यंजन में बदलना है। पूर्ण को किसमें बदलना होगा? अर्ध में, जिसमें अंतिम वर्ण जो होगा उसको अर्ध में बदल दो, और अर्ध में बदल के उसमें क्या जोड़ दो? य, और खट से वो चेंज कर जाएगा और वो शुद्ध मूल शब्द बन जाएगा। तो ललित है तो पहले यहां ध्यान देना होगा कि ल है तो अ में अंत किया, तो अ में अंत किया तो किसमें बदल दो? आ में। तो इस शब्द क्या बन गया? ला बना ली। लाली यहां तक पहुंच गए, और बोला क्या कि पूरा वाला को आधा में बदलो और य से जोड़ दो। तो पूरा वाला को आधा में बदलोगे तो आधा त, और य से जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? लालित्य। शब्द बने लालित्य। कैसे बना हो गुरु? य है तो अ को आ में चेंज करो, अ को आ में चेंज किया, और त को आधा करके य जोड़ दिया। यही फॉर्मूला सब पे करके देख लेते हैं, एकदम गलत नहीं होगा। ये स्वस्थ है, स्वस्थ है। तो वो में अ है कि नहीं है? वो में अ है तो किसमें बदलेगा? आ में। तो शब्द क्या हो गया? स्वा। आई पूरा था है तो इसको आधा में बदल दो, तो आधा में बदल देंगे तो शब्द क्या निर्माण हो जाएगा? स्वास्थ्य। सहचर, तो ये क्या है? स है, अ की मात्रा है, तो अ किसमें बदलेगा? आ में। तो क्या हो जाएगा? सा। इसके बाद ह, अच, आधा पूरा र, आधा र में, तो र आधा हो गया, तो शब्द क्या बन गया? साहचर्य। साहचर्य, सॉरी चर्य है तो साहचर्य। कवि, कवि में क में अ की मात्रा है तो आ में बदल देगा, तो क्या हो जाएगा? का। आई वो है तो ये किसमें बदलेगा? आधा में। मैं कह ही रहा हूं कि यह जब जुड़ेगा तो अंत वाला आधा में बदल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? आधा में बदला, और ये बन गया काव्य। कवि से क्या बना? काव्य। तो बोले कवि में मूल शब्द क्या है? तो काव्य में मूल शब्द क्या है? तो कवि। साहचर्य में मूल शब्द क्या है? सहचर। साहचर मत लिखिएगा। स्वास्थ्य में मूल शब्द क्या है? स्वस्थ। कैसे आप समझ चुके होंगे। चतुर, तो ये च में अ है तो पहले आ में बदल लो, तो च आ में बदला तो चा, तू आधा पूरा आधा र में, तो क्या हो जाएगा? चातुर्य। चातुर्य को ऐसे भी लिख सकते हो भाई, चातुर्य ऐसे भी, चातुर्य नहीं सॉरी, चातुर्य को ऐसे ही रहने दो, चातुर्य। फिर बोला वी है, विराग, वी है तो ई वाला किसमें बदलेगा? अय में। ई वाला किसमें बदलेगा? अय में। तो वी बदला अय में, तो वय हो गया। पीछे वाले नियम को मत छोड़ना, वी वाला अय में, वय, और रा ग पूरा है तो आधा हो जाएगा, तो शब्द बन जाएगा वैराग्य।
सुंदर ऊ है तो ऊ वाला किस में बदलेगा, ऊ वाला औ में। तो शब्द क्या हो गया, सौ, सु बन गया सौ, नौ सौंद आई पूरा रहा आधा रहा जाके संयुक्त कर गया तो सौंदर्य। मैटर समझे कि नहीं समझे, समझ में आ गया ना। तो ये था आपको कैसे शब्दों को शुद्ध लिखा जाए, कैसे मूल शब्द निकाला जाए और इक और य और आ प्रत्यय लगा करके कैसे शब्द निर्मित किए जाते हैं। ये मैंने कुछ अपने अनुभवों के आधार पर आपको बातें मैंने बताया। शेष मैं आपको एक बात बता दूं मित्र कि आपको और भी जो कुछ प्रश्न होंगे तद्धित और कृदंत या प्रत्ययों को लेकर के, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में उन प्रश्नों को लेकर के आइए। और हम आपको बार बार बोलते हैं हमारा एक ही व्हाट्सएप नंबर है, एक ही व्हाट्सएप नंबर क्या है 72 75 56 90 76। और मेरा एक ही चैनल है जिसका नाम है राठौर वर्ल्ड। एक ही चैनल और एक ही मोबाइल नंबर, चैनल का नाम राठौर वर्ल्ड, मोबाइल नंबर 72 75 56 90 76 पर हम कैसा पढ़ा रहे हैं, हमारे अंदर क्या कमियां हैं, हमें और क्या इंप्रूव करना चाहिए। और आप अपने प्रश्नों को कमेंट बॉक्स में लेकर के आइए, बेहतर करिए, मेहनत करिए। आपकी सफलता आपके बेहद ही नजदीक है। और आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे वनडे एग्जाम्स आपके सर पे खड़े हैं। तो सर हमें इस बार चौका नहीं छक्का मारना है और ज्वाइनिंग लेटर लेके लौटना है यार। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं और अगले क्लास में मैं अगले टॉपिक के साथ आपके पास मौजूद होऊंगा। तब तक के लिए आप राठौर वर्ल्ड के प्लेलिस्ट में जाइए और जितने भी वीडियोज हैं उनको 1 to 17 वीडियोज को वर्ण व्यवस्था, समास, संधि, अलंकार, इन सारे टर्म्स को, उपसर्ग को क्लियर करो और डिस्कशन करो, खूब मेहनत करो, क्योंकि सफलता ही हम सभी का मूल मंत्र है। और साथ में एक काम और है कि यदि राठौर वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर दिया है तो दिल से धन्यवाद, कर दिया है तो कम से कम 2-4-5 लोगों को और सब्सक्राइब करा दो, घंटी बजा दो और इसको इतना शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो कि जल्दी से जल्दी यूट्यूब वाले तुम्हारे यश के सर को, आपके यश के सर को जल्दी से जल्दी एक प्लेटफॉर्म दे यार। और राठौर वर्ल्ड की दुनिया थोड़ा जरा अलग हो। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब्बा खैर, बाय बाय, प्रणाम।